वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री 2024 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी कि एनबीएफसी कैन एसेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती क्या है, एलएएफ। इसमें क्या होता है, जैसे मान ले किसी कोई बैंक है ना, उसको लोन लेना है, रिक्वायरमेंट आ गई शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई से लोन लेंगे, तो इसको कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि रेपो रेट, पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। इस रेट पे इनको रिक्वायरमेंट पे शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई लोन देगा, और अगर सरप्लस हो गया तो ये आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और कुछ इंटरेस्ट इनको मिलता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों ही रेट आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। तो ये होगी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंकों के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या एनबीएफसी इन इंडिया एनबीएफसी कैन एसेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले नहीं थी फैसिलिटी बट अब हो गई है। कैन एसेस, यस, एसेस वो कर सकते हैं। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यस, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, बट इनकी लिमिट होती है कुछ समय के लिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। थर्ड स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, बॉन्ड वगैरह हो गए मान लो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, कैन क्या ऑफर कर ही रहे हैं। तो हमारी जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती हैं, और तीनों है इसमें सी में, तो इट विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव राइट, करेक्ट ही पूछा है, तो बिल्कुल तीनों ही हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलैटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन, इनको यानी कि बोलते हैं सीबीएलओ, आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, है ना। किस चीज के इंस्ट्रूमेंट है ये, कौन से मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है बैंकों के लिए, है ना, आरबीआई से जो लोन लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंकों को एक दिन के लिए लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए एक दिन के लिए लोन चाहिए, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए लोन चाहिए, तो उसके लिए होती है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट होती है, ठीक है। उसमें होता है कि कॉल मनी बोलते हैं, एक दिन के लिए अगर लोन चाहिए तो, है ना, एक से ज्यादा बट 14 डेज के लिए चाहिए, एक से ज्यादा और 14 डेज तक चाहिए, तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। फिर एक होती है टर्म मनी, है ना, 14 डेज से ज्यादा यानी कि 15 दिन से 364 दिन तक, यानी कि लेस देन 1 ईयर तक चाहिए, तो टर्म मनी। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अगर जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, पीएनबी को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट पड़ गई एक दिन के लिए, अपनी लिक्विडिटी एडजस्ट करनी है ना, तो एसबीआई से ले लेंगे। मतलब इंटर बैंक जो आपस में लिक्विडिटी एडजस्ट करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। और जो बैंक्स आरबीआई से लेन देन करते हैं वो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो कॉल मनी मार्केट होगी बैंकों के लिए, बट एनबीएफसी भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। इनके लिए क्या, इनके लिए फिर सीसीएल जो पिक्चर में आया, सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने 2003 में बनाया ये सीबीएलओ, है ना। कोलेटरल बोरोविंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन 2003 में ही लेके आया। जो एनबीएफसीज होगी, इनको अगर शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में पैसा चाहिए तो वो यहाँ से, है ना, इसके थ्रू यहाँ से ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए ये सब,
ये सब कैसे आपस में एडजस्ट करेंगे? कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO के थ्रू एडजस्ट करेंगे अपनी लिक्विडिटी को। ठीक है, तो CBLO किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया? बैंकों में देखा जाए तो जैसे बैंक एडजस्ट करते हैं कॉल मनी मार्केट में पैसे आपस में, है ना, SBI PNB आपस में एडजस्ट कर लेते हैं लिक्विडिटी को, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हो गया CBLO फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अदर देन बैंक्स के लिए। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी? कह रहा है कि इनमें से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकता है? इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती हैं, है ना, जैसे LIC वगैरह हो गई, ये करते हैं। ये लोगों का जो डिपॉजिट फंड आता है ये फर्दर फंड की सिक्योरिटी के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। पेंशन फंड भी कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं। जैसे एम्प्लॉय होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो उनकी जैसे NPS हो गया, NPS में पैसे कटते हैं लोगों के, है ना, तो फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए जो पेंशन होगी, तो उनके अभी सैलरी से कट रहे हैं, लेकिन फिर उनके पैसे अगेन फर्दर इन्वेस्ट किए जाते हैं और उनको ज़्यादा रिस्क की जगह पर तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते कि वो जैसे कि शेयर मार्केट में इक्विटी में लगा दो, किसी कंपनी में लगा दी, पता है कंपनी डूब गई तो पैसे ही मर गए, तो फिर रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सेफ जगह पे लगाने होते हैं पेंशन फंड स्पेसिफिकली, और सबसे सेफ जगह फिर वही होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्पेसिफिकली, है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, है ना। डेफिनेटली कॉर्पोरेट बॉन्ड आप खरीद सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप खरीद सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। तो इसमें है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो तीनों ही सही है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF। एक्चुअली ये वो फंड होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि नाम में ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बास्केट बना ली जाती है डिफरेंट, जैसे एक शेयर रिलायंस का ले लिया, एक टाटा का ले लिया, है ना, इस तरह से एक किसी और का ले लिया, इस तरह से 10 फंड ले लिए, 10 शेयर ले लिए किसी ने, तो एक बास्केट बन गई, है ना। तो इसका एक प्राइस होगा शेयर मार्केट पे। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये, विच होता है यार कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए? देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसे फाइनेंस का मतलब लेन देन हो। तो क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे फंड ही आ गया इसमें, क्या इसमें फाइनेंस का लेन देन है? बिल्कुल, कोई ETF खरीदेगा, पे करेगा, इसका एक प्राइस होता है। मोटर व्हीकल्स ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, व्हीकल्स है, ये आपकी एसेट है। ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये करेंसी स्वैप, करेंसी की अदला बदली, है ना। कई बार जैसे न्यूज में आता है रुपीज डॉलर स्वैप, रुपीज और जापान के साथ येन के साथ स्वैप किया, तो दोनों ही फाइनेंशियल हैं और उनमें एक बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करेंसी स्वैप होता है, तो ये भी है। तो 1 और 3 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो डी विल बी द आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर दिए हैं, तो ये देखना ही सही है कि नहीं है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, जैसे मान लो वीट या राइस आपने निकाल लिया है, उसको स्टोर करना, स्टोरेज, आप स्टोरेज करते हैं वेयर हाउसेज, गोदाम वगैरह में, तो ये एक अलग एक्टिविटी होगी, है ना। ये टेरिटरी एक्टिविटी में आएगी, है ना। एक प्राइमरी होती है, एक, है ना, एक सेकेंडरी होती है, एक टेरिटरी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी में तो रॉ मटेरियल जो जमीन से लिया जाता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ गई, टेरिटरी में इस तरह की आती हैं, स्टोरेज किसी पर्पज से किया होगा, सेल करने के लिए किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया होगा, तो ये टेरिटरी में आएगा। तो ये अपना हो गया पहले वाला गलत। डेयरी फॉर्म, डेयरी एक्टिविटी, ये आता है एग्री अलाइंड एक्टिविटीज में आता है। डेयरी फॉर्म बिल्कुल प्राइमरी एक्टिविटी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, जमीन से जब रॉ मिनरल्स ओर्स निकालते हैं, वो टेरिटरी में नहीं आएगा, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, ये अपना गलत हो गया। वीविंग क्लॉथ, है ना, वीविंग क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री वगैरह में हम कह सकते हैं कि कपड़ों का बनाना, वेविंग बुनना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह,
है ना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो 2 एंड 4 अपना सही है। तो इसमें पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, तो ओनली 2 करेक्टली मैच है, 2 गलत है ना। डेयरी फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटी है, वेविंग क्लोथ सेकेंडरी एक्टिविटी है, 2 अपने सही हैं, 2 गलत है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी में नहीं आएगा, टेरिटरी में आएगा। और मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में आएगा, टेरिटरी में नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the physical capital in Indian economy consider the following pairs। physical capital के संदर्भ में फार्मर्स प्लो, है ना, किसान का हल, ये क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल होता है, क्या होता है। देखो 2 तरह की कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होती है जो हमेशा आपने अपने पास रखनी है, जैसे इंडस्ट्री के लिए मशीनरी होती है, ऐसे ही फार्मर के लिए फॉर्म में यूज होने वाली उसके इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी होते हैं, जैसे हल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना। तो ये फिक्स्ड एसेट में आएगा, किस में आएगा, ये फिक्स्ड एसेट में आएगा, वर्किंग में नहीं आएगा, ये फिक्स्ड एसेट में आएगा फार्मर का हल जो है। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, एक तरह की उसकी मशीनरी है, ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल में आएगी। यार्न यूज्ड बाय द वेवर, जो बुनकर होते हैं, जो बुनते हैं, बुनने वाले जो होते हैं, कपड़े वगैरह हम कह सकते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, उसमें जो धागा होता है उसका एक रॉ मटेरियल है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है ना, यूज हो जाएगा, फिर परचेज करोगे, यूज करते रहोगे, तो ये आएगी इसकी वर्किंग कैपिटल में। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है। गाड़ी आप जो यूज करते हो ये आपकी एसेट है, ठीक है, मतलब ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो सकती है गाड़ी, बट गाड़ी कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हो, पेट्रोल डलवाते हो, बार बार यूज हो जाता है, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल में है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसके लिए पेट्रोल यूज हुआ, खत्म हो गया, फिर दोबारा भरवाना पड़ेगा आपको, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो ये आपका डेली रिक्वायरमेंट है। तो पेट्रोल क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर आपकी फिक्स एसेट, बिल्कुल सही है। फार्मर्स का प्लो वर्किंग नहीं है, फिक्स्ड है, वही एक फार्मर की मशीनरी है, ठीक है। तो पहले वाला अपना जो है गलत हो गया, दूसरे वाला सही हो गया, तीसरे वाला जो है ये यार्न जो है, धागा जो है, ये फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल में आएगा, ये भी गलत हो गया। और पेट्रोल जो वर्किंग में सही होएगा, तो ओनली 2 जो है इसके सही है, अपने 2 और 4 सही है, तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 और 4 अपने सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign bank, consider the following statement: there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India। बैंक चलाना है तो क्या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी, तो फिर ये स्टेटमेंट आपकी होगी गलत, ठीक है। पहले वाली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। सेकंड, for wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals। Yes, ये आरबीआई ने रूल बना रखा है, ये आरबीआई ने जो है रूल बना रखा है। तो which of the statement given above is are correct, तो only 2 is the correct आएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to the corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statements: CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activity। ठीक है ना, सोशल, ये CSR बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, रिलायंस की कंपनी है, अडानी, टाटा, ये सब हैं, महिंद्रा, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं, इनका गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि भाई आप कुछ परसेंटेज जो है सोशल एक्टिविटी में लगाओगे, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। तो पहले वाली स्टेटमेंट कह रही है कि ये किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा दे जिससे कंपनी का ही फायदा हो या एम्प्लॉइज का ही फायदा हो, तो क्या वो CSR में काउंट होगा, नहीं, वो नहीं होगा। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर एज CSR एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, आप अपने ही कंपनी के फायदे के लिए, एम्प्लॉय के फायदे के लिए यूज कर रहे हो किसी फंड को, तो वो CSR में नहीं आएगा, आप उसको CSR में नहीं दिखा सकते हो। तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि विल नॉट बी कंसीडर एज CSR एक्टिविटी, अगर आप कंपनी या एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए लगा रहे हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है, और ये करेक्ट ही पूछा है। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी, नहीं। कंपनीज एक्ट जो 2013 में आया था वो स्पेसिफाई करता है,
उसमें CSR रूल दिए हुए हैं, CSR को डिफाइन किया होगा अच्छी तरह से। CSR, अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी। नहीं, कंपनीज एक्ट जो 2013 का जो आया है उसमें CSR की बिल्कुल क्लियर बताया हुआ कि आपने अपने प्रॉफिट का 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी कि लास्ट 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है उस 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, यानी कि टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ लास्ट के 3 साल में, जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आप CSR सोशल, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे यूज करोगे आप। ठीक है, तो ये अपना गलत हो गया फिर। ठीक है, CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट 2013 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहले वाला ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, 1 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोन लिया है ना, डेट मतलब लोन लिया, डिफॉल्ट कर गई, लोन पे नहीं कर सकती, holders of the US treasury bonds will not be able to exercise their claim to receive the payment। बिल्कुल सही बात है, अगर गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट करेगी, गवर्नमेंट ही एबल नहीं अपने लोन को चुकाने में, तो फिर वो लोगों के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स कहाँ से चुकाएगी, वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो नॉर्मल शोन गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी होगी या यूएसए गवर्नमेंट है, तो ये फेथ पे ही बैक्ड होते हैं, ये अपनी कोई एसेट थोड़ी दिखाती है कि हमारे पास पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये है वो है, इसकी इतनी वर्थ है, ये थोड़ी नहीं ऐसे मतलब एसेट की बैकिंग दे के लोन लेती है। ये फेथ पे ले आता है कि गवर्नमेंट है, पार्टियां भले ही बदले, गवर्नमेंट हमेशा रहेगी कंट्री की, है ना, और ये आपका जो है लोन चुका देगी, क्योंकि गवर्नमेंट है, टैक्स इम्पोज करने की पावर है, टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन करती है लोगों से, और टैक्स जो है बढ़ता रहता है हर साल। तो ये टोटली फेथ पे होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, syndicated lending separate the risk of borrowers default across multiple lenders। अब इसको समझते हैं, सिंडिकेट लैंडिंग क्या होती है। मान ले किसी बड़ी कंपनी रिलायंस को 1000 करोड़ का लोन चाहिए, यस बैंक के पास गए, यस बैंक छोटा बैंक है, वो बोला कि पहली बात तो मैं इतना बड़ा लोन दे नहीं सकता, दूसरी बात दूंगा तो मेरे पास रिस्क बहुत ज्यादा, अगर ये लोन डिफॉल्ट करके आप नहीं पे कर पाई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, बिग लैंडर्स एंट्री मारते हैं। ऐसे में SBI आ जाएगा, PNB आ जाएगा, BOB आ जाएगा, SDFC आ जाएगा। ठीक है, तो सिंडिकेट लैंडिंग क्या होती है, बेसिकली इस 1000 करोड़ के लोन को 3-4 बैंक मिल के पे कर देंगे, जैसे 4 बैंकों ने 250 करोड़ का दे दिया भाई। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो रिस्क है बोरोवर के डिफॉल्ट होने का, वो भी डिवाइड होगा 4 बैंकों में, एक बैंक पे सीधा 1000 करोड़ का फर्क न पड़ के 4 बैंकों पे पड़ेगा अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिंडिकेट लैंडिंग सेपरेट द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर, है ना, मल्टीपल लेंडर आ गए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बोरोवर के डिफॉल्ट होने का जो रिस्क है वो भी शेयर हो गया। स्टेटमेंट बिल्कुल जो है राइट है। स्टेटमेंट 2, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। क्रेडिट लाइन होती है कि इतना फंड आपको चाहिए था, आपको दे दिया, आप जिसमें जितना यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, बाकी पे नहीं। इस तरह क्रेडिट लाइंस होती हैं, ये भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट 2 अपनी जो है गलत होगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 अपनी जो है ये होगी है अपनी गलत। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपीज। आपको पता होगा RBI ने अपनी जो है डिजिटल करेंसी ई रूपी जो है लॉन्च कर दिया है। इट इज ए शोन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे पहले वाली करेंसियां इशू करता है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी में ही आती हैं, तो ये एक तरह की डिजिटल है बट है तो करेंसी ही, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ही है और शोन करेंसी है बिल्कुल। भारत के सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। इट इज ए शोन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइन विद दिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट अपीयर एज ए लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल, जो सारी करेंसी हैं, कोई भी बैंक हो या आरबीआई भी है, तो क्या हो गया, इसकी बैलेंस शीट में एक तरफ होती हैं एसेट्स, एक तरफ होती हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट में इसकी जो एसेट है बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। लाइबिलिटीज में जो सारी करेंसी हैं जो मार्केट में इशू कर रखी हैं, सर्कुलेट हो रखी हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ई रुपीज क्या है, ये डिजिटल करेंसी तो है तो करेंसी, बट लाइबिलिटी तो है ही आरबीआई की, आरबीआई ने पे तो करना ही है कि नहीं। तो इट अपीयर एज ए लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, बिल्कुल सही बात है, ये लाइबिलिटी में भी आएगा। तीसरा, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें टेक्नोलॉजी नहीं डाली है कि इन्फ्लेशन को इंश्योर करेगा ये, जैसे नॉर्मल करेंसी है उसी का डिजिटल फॉर्म है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं इसमें कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर करेगा आपको, ठीक है। नंबर 4 स्टेटमेंट, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, जैसे आप कैश यूज करते हो वैसे डिजिटल ई रुपीज आप पे कर सकते हो। जैसे आजकल गूगल पे वगैरह से आप पेमेंट करते हो नंबर पे या क्यूआर कोड स्कैन करके, ऐसे ही आप ई रुपीज को भी, एक तरह की डिजिटल रुपीज है, डिजिटल करेंसी है ये, है ना। तो इसको भी कैश की जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल कॉमर्शियल बैंक की जो मनी है, जो कैश है, उसी की डिजिटल फॉर्म है ये। तो ये भी अपनी जो स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, हो गया स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4, वो डी में है, 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट ही पूछा है, तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट अपनी सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर।